Hello everyone, I am Sunil Kumar Podar and today we are going to discuss about the Indian Stimulus Package 2020. So what is Stimulus Package? ये एक ऐसा पैकेज है जो टैक्स रिबेट और इंसेंटिव जो गवर्नमेंट यूज करती है ताकि जो हमारी इकोनॉमी है इसको स्टिमुलेट करा जा सके और फाइनेंशियल क्राइसिस हमारी कंट्री से दूर किया जा सके। तो एक्चुअली इस तरीके से हम स्पेंडिंग को बढ़ाया जाता है ताकि जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ाया जा सके, इससे एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा और इस तरीके से इनकम बढ़ेगा। और हाँ, ये अगर ऐसा होगा तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी और ये तब तक रहेगा जब तक हमारी इकोनॉमी रिकवर नहीं कर जाती। ओवर 5 कॉन्सिक्यूटिव डेज हमारी जो फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 20 लाख करोड़ के ब्रेकअप के बारे में बताया, जो हमारे पीएम मोदी ने अनाउंस किया था हमारे इंडिया के सेल्फ रिलायंट बनाने के बारे में। तो हमारी जो ये स्टिमुलस पैकेज है, तो इस तरीके से हमारे लिए वो एक रिलीफ पैकेज भी है और इकोनॉमी पैकेज भी। लेकिन इस बार जो डायरेक्ट हमारे जो इम्पोर्टेंट नीडी लोगों के हाथ में पैसे पहुंच रहे थे, उससे ज़्यादा यहाँ पे लोन का ज़्यादा रहा, जो हमारी और आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से लेकर आती है। आरबीआई हमारी मॉनेटरी पॉलिसी देखती है और आरबीआई हमारी सेंट्रल बैंक है जो हमारी कंट्री के सारे बैंक्स को कंट्रोल भी करती है। तो इस तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव रहता है प्राइस स्टेबिलिटी हमारी इंडियन इकोनॉमी में बना के रखने का। आरबीआई दो अप्रोच इसमें अपनाती है, पहला है क्वांटिटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटी में वो मनी और क्रेडिट को जो हमारे बैंक में डिपॉजिट है उसको यूज करती है। वो सीआरआर, एसएलआर, एलएएफ, एमएसएस, बहुत सारे इस तरीके का मेथोडोलॉजी यूज कर इसे कंट्रोल में रखती है। दूसरी तरफ क्वालिटेटिव में वो प्रायोरिटी सेक्टर में पैसे देकर हमारी इकोनॉमी को एक राइट पाथ पे लाने की कोशिश करती है, जैसे एग्रीकल्चर, हाउसिंग, एजुकेशन और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट हमारी फिजिकल पॉलिसी को बनाती है और इसका ऑब्जेक्टिव रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट यहाँ पे स्पेंडिंग और टैक्स पॉलिसीज को देख करती है ताकि वो जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इन्फ्लुएंस कर सके। रिसेशन के टाइम हमारी गवर्नमेंट एक एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल करती है। जैसा गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी कंट्रोल करती है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करती है। पैकेज में इस बार गवर्नमेंट हमारी गारंटियर के तौर पे है और वो आरबीआई के साथ मॉनेटरी पॉलिसी के हेल्प से लोन्स को लैंड करवा रही है। आरबीआई वेरियस बैंक्स और एनबीएफसी को लोन देने को कह रहा है और विदाउट एसेट्स के बिना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो गारंटियर है, उसके हेल्प से लोगों तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। और इनकेस गवर्नमेंट इस जो पैसे हैं जो लोन पे दिए गए हैं वो लोगों से कलेक्ट ना कर पाई या किसी कॉर्पोरेट या मीडियम साइज इंटरप्राइजेस से भी कलेक्ट नहीं कर पाती है, तो ऑब्वियस ही है कि जो बोझ है वो पब्लिक पे आएगा, क्योंकि पब्लिक ही गवर्नमेंट को बनाती है और एनपीए बढ़ता है तो इसका बोझ सिर्फ पब्लिक पे ही आएगा। तो ये कहाँ तक अच्छा डिसीजन है या नहीं है वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे। तो जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसे 5 कॉन्सिक्यूटिव डेज में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पेश किया। पहले ट्रांच में उन्होंने 5,94,000 करोड़ का पैकेज के बारे में बताया। सेकंड ट्रांच में उन्होंने 3,10,000 करोड़ के पैकेज के बारे में बताया। तीसरे ट्रांच में उन्होंने 1,50,000 करोड़ के पैकेज के बारे में बताया। फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रांच में उन्होंने 48,100 करोड़ के बारे में बताया। और प्रीवियस में उन्होंने पीएमजीकेपी में रखा था, वो भी इंक्लूड किया, जो कि 1,92,800 करोड़ था। आरबीआई ने भी इसमें मेज लिए, जिसमें इंक्लूड हुए हमारे 8,01,603 करोड़। फर्स्ट ट्रेंच में सीतारमन जी ने बहुत सारे ऑफर दिए जिसपे उन्होंने लोन गारंटीज के बारे में बताया। उसमें स्मॉल बिजनेस, नॉन बैंक लैंडर्स और डिस्कॉम्स और सैलरी वर्कर भी के बारे में था। तो कोलेटरल फ्री लोन दिए गए जो 3 लाख करोड़ के थे एमएसएमई को, ताकि वो 45 लाख यूनिट्स को भी रिस्टार्ट कर सके, ताकि उसमें काम करने वाले लोग की जॉब बचाई जा सके। उन्होंने एमएसएमई को डेफिनेशन को रिवाइज करते हुए बोला कि हम चाहते हैं कि एमएसएमई का एम रहे एक्सपेंशन विदाउट लूजिंग बेनिफिट। ऑल्सो डिस्टिंक्शन उन्होंने बताई कि इसके बीच में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में एमएसएमई में ग्लोबल टेंडर्स को भी डिसअलाउ किया गया अप टू 2,000 करोड़ का जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में रहेंगे। और नॉन बैंकर लैंडर्स में उन्होंने 30,000 करोड़
स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लेके आई और वो इन्वेस्ट किया डेब्ट पेपर ऑफ एनबीएफसी में और हाउसिंग फाइनेंस और म्यूचुअल फंड में। दिस एनबीएफसी, इन एनबीएफसी में उन्होंने बहुत सारी फंडिंग रखी एमएसएमई की, जो कि फुली गारंटीड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम रहा एनबीएफसी के लिए, जहां पे 20% लॉसेस कौन कैरी करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और डिस्कॉम में ये फर्स्ट वन टाइम इमरजेंसी लिक्विडिटी इंजेक्शन रखे गए 90,000 करोड़ का, जो कि रिसीवेबल है और स्टेट्स इसको गारंटी करेंगे। एम्प्लॉयज के लिए उन्होंने लिक्विडिटी रिलीफ लाया तो 2,500 करोड़ का ईपीएफ सपोर्ट के द्वारा और ईपीएफ एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, जो कि उन्होंने 3 मंथ्स के लिए टिल अगस्त तक रखा। और यहाँ पे मोर देन 72 लाख एम्प्लॉयज बेनिफिट किए गए। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में 90,000 करोड़ लिक्विडिटी दिए गए, जो कि स्टेट ओन्ड पावर फाइनेंस कॉर्प और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को मिला 90,000 करोड़। और इस तरीके से डिस्कॉम को जो उसके ड्यूज हैं वो पावर प्रोड्यूसर को दिया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक्सटेंशन दिया 6 मंथ का बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी लाइक रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे, सेंट्रल वर्क डिपार्टमेंट को भी। और रियल एस्टेट का भी ध्यान रखा गया, रिडक्शन किया गया 25% एग्जिस्टिंग रेट टीडीएस में और टैक्स कलेक्शन सोर्सेस में मार्च 13 तक भी। सेकंड ट्रेंच में उन्होंने माइग्रेंट वर्कर, स्मॉल फार्मर्स, पुअर्स और इसी तरीके से सेकंड डे में उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स, स्मॉल फार्मर्स और पुअर्स का ध्यान रखा, जो उन्होंने फ्री फूड माइग्रेंट्स का रखा जो 3,500 करोड़ का था। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में कहा गया, जहाँ पे नेशनल पोर्टेबिलिटी राशन कार्ड को यूज किया गया हर जगह, हर शॉप्स पे, राशन शॉप्स पे और अलग अलग कंट्री के हिस्सों में। ने मुद्रा शिशु लोन का भी यहाँ पे कंसेप्ट रखा, जो कि 50,000 करोड़ का रहा और इसमें 3 करोड़ पीपल को बेनिफिट हो सकता है, जो कि 1,500 करोड़ का माना जा सकता है। स्ट्रीट वेंडर्स को भी वर्किंग कैपिटल दिया गया, यहाँ पे 10,000 स्ट्रीट वेंडर्स और अफोर्डेबल हाउसिंग का भी ध्यान रखा। थर्ड ट्रेंच में उन्होंने 1,50,000 अमाउंट के बारे में बताया, जो कि फूड माइक्रो एंटरप्राइजेस, प्रधानमंत्री मत्स्य मीन्स फेसेस के रिगार्डिंग दिया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, प्रमोशन ऑफ हर्बल कल्टिवेशन और बी कीपिंग इनिशिएटिव के बारे में बताया। वहीं पे फोर्थ और फिफ्थ ट्रेंच में उन्होंने 48,100 करोड़ का हिसाब बताया, जहाँ पे मनरेगा एलोकेशन के बारे में बोला। इस तरीके जो हम आत्मनिर्भर भारत पैकेज का देखेंगे, मीन्स सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी के बारे में जो प्रधानमंत्री ने बोला, तो अगर हम ये 5 ट्रेंचेस को इंक्लूड करें तो ये टोटल 1,02,650 करोड़ का है प्रीवियस ईयर को, तो ये टोटल 9,94,403 करोड़ का पैकेज है। और इन दोनों मेन इंक्लूड करें मीन्स 11,02,650 विथ 9,94,403, सो इट इज टोटल 20,97,53 का ये टोटल पैकेज है। नियरली ये 21 लाख करोड़ का पैकेज माना जा सकता है। अकॉर्डिंग रिलीजेस ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एंड इकोनॉमिस्ट, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को 2 लाख करोड़ का ही माना जा सकता है, क्योंकि ये 10% ऑफ जीडीपी नहीं हो सकता। 2 लाख करोड़ का, क्योंकि ये 10% ऑफ जीडीपी एक तरीके से नहीं है, क्योंकि ये इसमें मैक्सिमम लोन्स है इंक्लूड है। रियलिटी है जो वो 1% तक का आप मान सकते हो। तो अगर हम इसे 2% का भी जीडीपी माने तो ये हमारे वर्ल्ड की सबसे कम स्पेंड की गई गवर्नमेंट द्वारा अभी तक रिसेशन में मानी जा सकती है। तो क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का फिजिकल पॉलिसी कम नज़र आ रहा है और मॉनेटरी मीन्स लोन्स ज़्यादा है, और ये टोटल जो पैकेज है वो एग्रीगेट है मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी की। तो इस तरीके से मार्केट में जो हमारी इकोनॉमी में लोन ज़्यादा लैंड किए गए हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट नीडी लोगों के हाथों में पैसे पहुंचाए बिना। क्योंकि हमारे जो 2019 और 20 का जीडीपी है, जो फरवरी 2020 सेकंड एडवांस एस्टिमेट में था, वो टोटल जो जीडीपी था वो 203 लाख करोड़ का था, और जो हमारी गवर्नमेंट आत्मनिर्भर पैकेज है वो 21 लाख करोड़ की अगर मानी जाए तो वो टोटल 10% ऑफ जीडीपी बोला गया। लेकिन इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट इसे 1% ऑफ जीडीपी बोल रहे हैं। वो इस चीज पे बोल रहे हैं कि वो उन्होंने लोन से रिमूव किया, और क्योंकि इसमें फिजिकल पॉलिसी मीन्स फिजिकल पार्ट बहुत कम दिखा। तो इस तरीके से उन्होंने ये भी पूछा, एक्सपर्ट्स का इसमें यहाँ ये भी पूछना था कि ये डिमांड या सप्लाई साइड में रहेगा, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने के प्लान से पता लगा कि ये सप्लाई साइड ज़्यादा है।
लेकिन हमें जो पैकेज चाहिए था वो डिमांड साइड से चाहिए था, लेकिन जो लोन यहाँ पे और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो डिमांड साइड का नहीं है। तो इस तरीके से जो सेल्फ रिलायंस है वो इसके ओर को स्मैश करता है। तो पहला है कि यहाँ तो इस तरीके से गवर्नमेंट हमारी कई प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमिक की हैं और जो फाइनेंशियल हमारे लोगों को चाहिए वो उसको एड्रेस नहीं कर पा रही है। इस तरीके से कई वर्कर्स भी हम देख सकते हैं कि वो पुअर हैं और उनको पैसा नहीं पहुंचने की जगह उन ये ज़्यादातर उन प्रोफेशनल कॉरपोरेट्स के रिफॉर्म्स में दिया जा रहा है। तो लोन्स आखिर गरीब लोग तो लेंगे नहीं, वो ज़्यादातर इसका फ़ायदा कुछ कॉरपोरेट्स लोग ही उठा सकते हैं। तो इस तरीके से ये तो पैकेज है एक तरीके से गरीबों के हित में नहीं दिख रही। और ये 3 साल का लेबर लॉ सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस तरीके से हमारे जो ये फार्मर्स हैं, हमारे जो ये जो लेबर्स हैं, उनको स्लेव्स की तौर पे देखा जा रहा है और उनका इस तरीके से शोषण भी होगा। तो इसके बारे में या इनकी वेलफेयर के बारे या उनको जो फाइनेंशियल हेल्प देनी चाहिए वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है। और बहुत सारे तरीके से ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है। तो ऑब्वियसली अगर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो हमारे देश के छोटे उद्योग नहीं ग्रोथ कर पाएंगे। तो और जैसा कि हमारे पुराने टाइम में भी देखा गया, रेवोल्यूशन में ब्रिटिश शासन में भी ऐसा होता था। अगर पब्लिक सेक्टर को सेल पे किया जा रहा है, इससे जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का कम रहेगा। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल कम रहेगा तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर इन रिसोर्सेज का गलत यूटिलाइजेशन करेगी और गलत यूटिलाइजेशन होगा तो हम यहाँ पे जो काम करने वाले हैं उन पे उन लेबर्स का भी और भी ज़्यादा गलत यूज भी करा जाएगा। और इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बोला गया इन केस ऑफ मिडल और सैलरी पीपल के बारे में। एक क्वेश्चन में निर्मला सीतारमन के से पूछा गया कि वो होटल या एयरलाइंस में जो सैलरी पीपल है उनके बारे में क्या करती हैं, तो उसके उनके बारे में उन्होंने क्या सोचा है, तो उन्होंने सिर्फ ठीक है करके आंसर दिया। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कई बातों का जवाब देने में सक्षम नहीं है और या वो उनके बारे में नहीं सोचती है। स्टिल केसेस आर राइसिंग। अभी भी हमारे देश में मेडिकल केसेस बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम बनाई गई थी उन्होंने काफ़ी टाइम से को हेल्ड नहीं रखा और ये हमारी कंट्री के साथ साझा नहीं किया। तो जैसा उन्होंने बोला था कि 16 मई तक ये केसेस 0 हो जाएंगे, लेकिन इसका और भी बढ़ना ये बताता है कि इस पैकेज को हमें बढ़ाना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस की डिमांड करती है। और अगर इस पैकेज को बढ़ाया जाए तो हमारी मेडिकल टीम या मेडिकल में काफ़ी लोगों की हेल्प भी रहेगी। और ये समझने की तो बात यह है कि अगर 20 लाख करोड़ पैकेज को इन्होंने 5 कॉन्सिक्यूटिव डेज तक ही क्यों रखा, जबकि वो साल भर का पैकेज सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर खत्म कर देते हैं। तो क्या ये पीपल या मीडिया का माइंड डाइवर्ट करना चाहते थे जो सिचुएशन अभी का करंट है, या ये कोई और रीज़न था? तो सिंपल सी बात है, हमें जो इन बातों से पता लगता है कि गवर्नमेंट रिलीज मनी क्यों नहीं कर रही। तो एक्सपर्ट्स और कई एरुडेट्स का मानना है कि ये ग्लोबल रेटिंग एजेंसी सिर्फ की वजह से नहीं कर रही, क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ हैं उसकी वैल्यू घटेगी। तो मूडी और फैच जैसे ग्लोबल रेटिंग एजेंसी हमें यील्ड कम देंगे और गवर्नमेंट इस तरीके से नहीं चाहती कि वो इनकी अपना जो फिजिकल डेफिसिट है बढ़ाए, और इसी रीज़न से वो मॉनेटरी पॉलिसी को भी इस पैकेज में इंक्लूड कर रही है। तो ये कुछ रीज़न है जो इस स्टिमुलस पैकेज को कई तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।